एक जंगल के रास्ते में राजू कुल्हाड़ी कंधे पर रखे जा रहा था। तभी एक आदमी रास्ते में आ गया और उसकी ओर तिरस्कार भरी नजरों से देखने लगा। कहाँ चले राजू? जंगल जा रहा हूँ, लकड़ियों काटने। फिर वही बेकार की मेहनत। जब भी तू लकड़ियां काट कर लाता है, कुछ न कुछ ऐसा होता है कि बेच ही नहीं पाता। और आज देखना, फिर कोई मुसीबत तेरे साथ जरूर होगी। राजू गहरी सांस लेते हुए आगे बढ़ गया। आदमी हंसता हुआ चला गया। कुछ देर बाद राजू पास के जंगल में लकड़ियां काटने लगा। कटाई पूरी होने के बाद वो लकड़ियों का गट्ठर बांध रहा था कि अचानक उसे एक भेड़िए की आवाज सुनाई दी। भेड़िए को देखते ही राजू घबरा गया और लकड़ियां छोड़कर भागने लगा। बिना पीछे देखे वो भागता रहा। गांव पहुंचते ही राजू हांफने लगा। तभी कुछ गांव वाले उसे देखकर हंसने लगे। अरे अरे राजू, फिर भागकर आया क्या भाई? लगता है जंगल में कोई मुसीबत आ गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जंगल के जानवरों ने भी इसे मनहूस मान लिया हो? राजू ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपनी झोपड़ी में चला गया। आज तो बाल बाल बच गया, नहीं तो आज मेरा मरना तय था। वो घर पर बैठा था कि तभी गांव का सेठ रघुनाथ अंदर आ पहुंचा और राजू को गुस्से में देखता हुआ बोला, ए राजू, कितनी बार तुमको याद दिलाऊं? तुम्हारा कर्ज चुकाने का समय अब आ गया है। सेठ जी, मैं जल्दी आपका कर्ज चुका दूंगा। वो क्या है कि आज मैंने जंगल में बहुत अच्छी लकड़ियां काटी थी, मगर। अरे क्या मगर? तू हमेशा कोई ना कोई बहाना बना लेता है। अब फिर बोलता है, ये था, वो था, ऐसा था, वैसा था। अरे हाँ, मेरी तकदीर ही खराब है सेठ जी। तो मैं क्या करूं? सीधी बात है, सुन। अगर कुछ दिन में कर्ज नहीं दिया तो तेरी झोपड़ी पर कब्जा कर लूंगा और तेरे सामान के साथ तुझे घर से फेंक दूंगा। समझ में आई? इतना बोलकर सेठ रघुनाथ गुस्से से बाहर चला गया और राजू फिर उदास बैठकर सोचने लगा। अगली सुबह राजू कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर जा ही रहा था कि रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा मिल गई। सुना है कल गांव के लोगों ने फिर से तेरा मजाक उड़ाया। तभी एक आदमी वहां आया और राजू का मजाक उड़ाने लगा। शर्म करो, किसी की मेहनत का मजाक उड़ाना आसान होता है, लेकिन तकदीर का फैसला इंसान नहीं करता। यह सुनकर वो आदमी गुस्सा होकर चला गया और राजू चुपचाप जंगल की ओर बढ़ गया। राजू ने मेहनत से लकड़ियां काटी और गट्ठर बांधकर सिर पर रख लिया। वो खुद से बोला, आज तो किसी भी हालत में लकड़ियां बेच कर ही आऊंगा, चाहे जो हो जाए। जैसे ही वो जंगल से बाहर आया, अचानक एक भयंकर आंधी आई। तेज हवाओं से उसकी लकड़ियां चारों ओर बिखर गईं। राजू बेबस होकर देखता रहा। अरे यह क्या हो, क्या रहा है मेरे साथ? मेरी मेहनत हमेशा बेकार चली जाती है, क्या करूं? निराश होकर राजू गांव लौट आता है और गांव वाले फिर से उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे देखो देखो, लगता है आज फिर लकड़ियां नहीं बेच पाया बेचारा। मुझे लगता है रब ने इसे सिर्फ मेहनत करने के लिए बनाया है, फल पाने के लिए नहीं। राजू बेचारा चुपचाप घर चला गया। उसके घर खाने को कुछ भी नहीं था। वो भूखा ही सो जाता है। अगले दिन राजू फिर जंगल जाने के लिए तैयार खड़ा था। तभी एक गांव वाला हंसते हुए उसके पास आ पहुंचा। राजू, एक काम कर भाई, इस बार तू जंगल में भटक जाना और कभी वापस मत आना, क्योंकि तू अगर गांव में रहा तो हमारे गांव में कहीं बाढ़ न आ जाए। राजू ने उसकी बात अनसुनी कर दी और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल पहुंचकर राजू एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर उदास होकर आंसू बहाने लगा। गांव वाले सच कहते हैं, मेरी किस्मत ही फूटी हुई है। जब भी लकड़ियां काटकर बेचने जाता हूँ, कोई न कोई मुसीबत आ जाती है। सेठ रघुनाथ का कर्ज भी सिर पर चढ़ा है। अरे अब करूं तो क्या करूं? तभी एक बूढ़ा आदमी वहां आ पहुंचा और राजू को रोते देख रुक गया। बेटा, ओ बेटा, कि तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? बाबा, जिसकी तकदीर फूटी हो उसकी किस्मत में आंसू ही होते हैं। मैं लकड़हारा हूँ, लेकिन बस नाम का। जब भी लकड़ियां बेचने जाता हूँ, कोई न कोई बाधा आ जाती है।
सेठ का कर्ज बढ़ता जा रहा है और गांव में सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। बस बस, अपनी तकदीर पर मत रो बेटा। शायद तुम्हारी तकदीर में बड़ा आदमी बनना लिखा हो। राजू चौंक गया और गुस्से में खड़ा हो गया। अरे जाइए बाबा जी, पहले से ही परेशान हूं और आप और मजाक बना रहे हैं। अरे जिसकी किस्मत में एक ढंग का काम नहीं लिखा, वो बड़ा आदमी कहां से बनेगा। अच्छा हुआ कि गांव वाले यहाँ नहीं हैं, नहीं तो वो और मजाक बना देते। बूढ़ा मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। राजू अपने आप से बोलने लगा, अब मैं गांव वापस नहीं जाऊंगा, जंगल में ही अपना घर बनाकर रहूंगा। नहीं जाना मुझे गांव। राजू कुल्हाड़ी उठाकर जंगल में आगे बढ़ गया। राजू चलते चलते एक खंडहर के पास पहुंच गया। खंडहर को देखकर वो हैरान रह गया। अरे यह तो बड़ा विचित्र खंडहर है। अंदर क्या है? अंदर चलकर देखता हूँ। राजू धीरे धीरे अंदर चला गया। उसने देखा कि वहां सुंदर घने पेड़ थे। कुछ पेड़ चंदन के भी थे। उसकी नजर एक विशाल पत्थर की मूर्ति पर पड़ी जो एक सुंदर लड़की की थी। अरे वाह, यह तो किसी राजकुमारी की मूर्ति लगती है, लेकिन इस खंडहर में क्या कर रही है? राजू मूर्ति के पास बैठ गया और मूर्ति को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, क्या वक्त है, क्या समय है। तुम भी अकेली हो, मैं भी। तुम पत्थर की हो, मैं पत्थर का नहीं। लेकिन जब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं तब मैं पत्थर जैसा हो जाता हूं। मेरा दिल बहुत दुखता है। क्या करूं? जवाब देने का कोई फायदा भी तो नहीं है ना? राजू काफी देर तक मूर्ति से बातें करता रहा। फिर पेड़ों को देखकर बोला, हाँ, ये लकड़ी बहुत महंगी बिकेगी, इसे काटता हूं। इतना बोल के वो कुल्हाड़ी उठाकर लकड़ियां काटने लगा और गठरी बनाकर गांव की ओर लौट गया और बाजार में लकड़ी बेचने लगा। तभी एक व्यापारी वहां आ पहुंचा। ओ भैया, ये लकड़ी तो बड़ी सुंदर है। ये तो चंदन की लग रही है। देखो भैया, लेना हो तो लो, नहीं तो आगे बढ़ो। अरे हाँ हाँ, मैं खरीदूंगा। रुको रुको, ये लो भैया, ये लो इसकी अच्छी कीमत। राजू ने खुश होकर धन रख लिया और व्यापारी लकड़ियां लेकर चला गया। तभी वहां एक आदमी आ पहुंचा। अरे राजू, ये तो चमत्कार हो गया। वाह भाई वाह, जंगल से लकड़ी भी ले आया और अच्छे दामों में बेच भी दी। अब लगता है कि तेरी किस्मत बदल रही है। यह कहकर आदमी हंसता हुआ चला गया। राजू पैसे लेकर सेठ रघुनाथ के घर चला गया और सेठ का कर्ज देते हुए बोला, सेठ जी, तुम्हारा कर्ज चुका दिया है। सेठ रघुनाथ चौंकते हुए, अरे अरे, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। तेरी लकड़ियां बिक गईं और इतना धन कमा भी लिया। लगता है तेरी तकदीर बदल रही है। राजू बिना कुछ कहे वहां से चला गया, लेकिन उसके कानों में आदमी और सेठ की बातें गूंज रही थीं। क्या सच में मेरी तकदीर बदल रही है? अगले दिन राजू फिर से उसी सुनसान खंडहर में पहुंच गया। राजू कुल्हाड़ी लेकर अंदर पहुंच गया। जैसे ही उसकी नजर सामने खड़े चंदन के पेड़ पर पड़ी। अरे यह कैसे हो सकता है? मैंने तो कल ही इस पेड़ को काटा था। फिर से वही पेड़ खड़ा है। ओरे बाबा रे बाबा, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। तभी राजू की नजर पत्थर की मूर्ति पर चली गई। वो उसके पास चला गया और उसे ध्यान से देखने लगा। तुम्हें पता है, कल पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने लकड़ियां काटी और बाजार में अच्छे दामों में बिक भी गई। शायद तुम मेरे लिए भाग्यशाली हो। काश काश कि तुम मेरी बीवी होती। माफ करना, मुझे तो यह कहने का कोई अधिकार ही नहीं है। लेकिन हाँ, सच कहूं तो जब पहली बार तुम्हें देखा तभी मुझे तुमसे प्रेम हो गया था। क्या कर सकते हैं? कुछ देर बाद वो फिर से चंदन का पेड़ काटकर लकड़ियों को बाजार में बेचने चला गया। अब मुझे सच में लगता है मेरी किस्मत मेरा साथ दे रही है। राजू अगले दिन फिर से खंडहर में आ पहुंचा। उसने देखा कि पेड़ फिर से उग चुका था। अरे बाबा रे, फिर से वही पेड़। अरे बाप रे बाप, यह तो जरूर कोई जादू लग रहा है।
मुझे लगता है यह हवेली जादुई हवेली है। इतना बोलकर वो मुस्कुराते हुए मूर्ति के सामने बैठ गया। तुम बहुत ही रहस्यमयी हो, लेकिन न जाने क्यों तुम्हें देखकर मेरा मन हल्का हो जाता है। शायद इस खंडहर की वीरानी तुम्हारी वजह से कम हो गई है। बहुत दिन बीत जाते हैं। राजू हर रोज खंडहर में जाकर मूर्ति से बातें करने लगा और चंदन की लकड़ियों को बाजार में बेचने लगा। उसकी किस्मत चमकने लगी। जो लोग राजू का मजाक उड़ाते थे, अब वही राजू का सम्मान करने लगे। एक दिन राजू मूर्ति के पास बैठकर गहरी सांस लेते हुए उससे बोला, तुम मेरी साथी बन गई हो। तुम्हें देखे बिना मेरा दिन नहीं कटता है। काश तुम पत्थर की नहीं बल्कि जीवित होती। राजू ने इतना कहा ही था कि तभी पत्थर की मूर्ति से एक सुरीली आवाज खका। मैं कब से तुम्हारी बातें सुन रही थी राजू। तुम्हारी सच्चाई ने मेरे अंदर की आत्मा को जगा दिया है। अब मैं तुमसे बात कर सकती हूँ। पत्थर की मूर्ति को बात करते हुए देखकर राजू घबराकर इधर-उधर देखने लगा। तुम चौंको मत राजू, यह सच है। ऐसा लगता है जैसे मैं फिर से जीवित हूँ। तुम विश्वास नहीं करोगे, लेकिन जब तुम चले जाते हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं हर रोज तुम्हारे आने का इंतजार करती हूँ। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। अच्छा, और तुम्हारे श्राप का अंत कैसे हो सकता है? मेरा श्राप केवल वही व्यक्ति तोड़ सकता है जो पहाड़ों पर रहने वाली बकरी को वहां रहने वाले दानव से छुड़ा करवाएगा। इस श्राप का उस बकरी से क्या लेना देना है? बहुत समय पहले मेरी वजह से वो बकरी उस दानव ने पकड़ ली और आने वाली अमावस्या की रात को वो दानव उस बकरी को मार डालेगा, जिससे उस दानव की शक्ति और बढ़ जाएगी। लेकिन तुम पत्थर कैसे बनी? यह सब होता देख एक बूढ़े ने मुझे बद्दुआ दी थी कि जब तक यह बकरी आजाद नहीं होगी तुम पत्थर की रहोगी। उसकी बद्दुआ से रब ने मुझे ऐसा कर दिया। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए वो सब करूंगा जिससे तुम ठीक हो जाओ। पर राजू, वो दाना बहुत खतरनाक है। तुम्हें छिपकर उस बकरी को यहाँ लाना होगा। ठीक है, मैं उस बकरी को यहाँ जरूर लाऊंगा। राजू वहां से चला जाता है। पहाड़ पर एक बहुत ही खतरनाक दानव रहता था। राजू पहाड़ों की तरफ पहुंच जाता है। कुछ देर तक चलने पर राजू उस गुफा के पास पहुंच जाता है। पहले मुझे देखना होगा, कहीं दानव जगा हुआ तो नहीं है। राजू चुपके से गुफा के अंदर देखता है। दानव सो रहा होता है। राजू यह देखकर अंदर जाता है। उसको बकरी दिख जाती है। वो चुपके से बकरी के पास जाता है और बकरी को बाहर ले आता है। फिर राजू उस पत्थर की मूर्ति के पास पहुंच जाता है। देखो, मैं इस बकरी को ले आया हूँ। तभी वो मूर्ति एक सुंदर लड़की के रूप में आ जाती है। तुम तो ठीक हो गई हो। हाँ राजू, तुम्हारी वजह से मैं बिल्कुल ठीक हो गई। मेरी एक गलती ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मेरा तुम्हारे अलावा कोई नहीं। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? हाँ जरूर, पर मैं बहुत गरीब हूँ और मेरी किस्मत भी बहुत खराब है। तुम मेरे साथ नहीं रह पाओगी। तभी वो पास खड़ी बकरी बोल पड़ती है। तुमने मुझे उस दानव की कैद से छुड़ाया। मैं बोलने वाली बकरी हूँ और मैं एक समय में 1 महीने के बराबर दूध देती हूँ। यह सब सुनकर राजू और रूबी चौंक जाते हैं। वाह, तुम तो बोलने वाली बकरी हो। ठीक है, हम तुम्हें हमेशा अपने साथ ही पालेंगे। उसके बाद ईमानदार राजू का जीवन बहुत अच्छा हो जाता है और वो अपनी पत्नी रूबी और अपनी बकरी के साथ खुशी खुशी रहने लग जाता है।